हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा सा और अच्छा टॉपिक है। जो टॉपिक है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार के संबंध में या अधिकारिता के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर पावर टू रेफर क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं कि जहाँ पर जुरिसडिक्शन प्रश्नगत हो, यानी कि अधिकारिता से संबंधित कोई प्रश्न हो, उसको उच्च न्यायालय में निर्देशित करने की शक्ति, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और जिसे पढ़ेंगे हम लोग राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के सेक्शन 243 में, जो हमें इसका आंसर देगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 243 इज अबाउट पावर टू रेफर क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि अधिकारिता के प्रश्न को उच्च न्यायालय में निर्देशित करने की शक्ति। देखो बच्चों, ये सेक्शन वहाँ काम आता है जहाँ पर किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को, दोनों की यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ किसी सिविल या फिर रेवेन्यू कोर्ट को, या तो सिविल कोर्ट को या रेवेन्यू कोर्ट को इस बात का संदेह हो या शक हो कि क्या वो कोर्ट किसी वाद या मामले, कार्यवाही, कोई प्रार्थना पत्र या अपील, इनको ग्रहण करने में सक्षम है, क्या वो उनकी सुनवाई कर सकता है, या फिर क्या उसे वादी, प्रार्थी या अपीलार्थी को उस वाद, मामले, कार्यवाही, प्रार्थना पत्र या अपील को दूसरे न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देना चाहिए। ये सब अगर उसको ऐसा कुछ अगर कोर्ट को लगता है तो वह न्यायालय अभिलेख को अपने संदेह का कारण बताते हुए, यानी कि वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसको देखकर अगर उस कोर्ट को होता है कि भैया मैं इसको सुनने के लिए जुरिसडिक्शन रखता हूँ या नहीं रखता, अधिकारिता रखता हूँ या नहीं रखता, तो उस अभी रिकॉर्ड को वो अपना रीज़न बताते हुए, जो भी संदेह का कारण है वो लिखते हुए उसको उच्च न्यायालय को रेफर करेगा, उच्च न्यायालय को प्रेषित कर सकेगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट तो ये बात हो गई। सेकेंड पॉइंट कहता है इसका कि कोई वाद, मामला, या प्रार्थना पत्र या अपील अधिकारिता के अभाव के कारण किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने पर, कि जब भैया उसके पास क्या है, अधिकारिता नहीं है, उसको जुरिसडिक्शन प्राप्त नहीं है और उसने अस्वीकार कर दिया सिविल कोर्ट ने या रेवेन्यू कोर्ट ने, उसके बाद दूसरे प्रकार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो उक्त दूसरे प्रकार का न्यायालय यदि वह पूर्ववर्ती न्यायालय के निर्णीत मत से असहमत हो, अभिलेख को अपनी असहमति के कारण बताते हुए उच्च न्यायालय को प्रेषित कर देगा। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो, एक तो होता है फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा था कि डायरेक्ट जो फर्स्ट, जैसे सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट में कोई मामला गया और उनको ऐसा लगा कि ये मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं है, उनको संदेह है इस बात का, तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट को रेफर कर देंगे मामला प्रश्नगत करते हुए, इसको संदेह कारण बताते हुए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा और मामला जो है वो डायरेक्ट ही किसी दूसरे कोर्ट को दे दिया, सौंप दिया कि भाई हमको जुरिसडिक्शन नहीं है, और अगर वो दूसरा कोर्ट जो है वो भी सहमत नहीं है इस बात से, उसको लग रहा हो कि मेरे को भी असहमत हो, यानी कि मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं है, या फिर उसे लगा हो कि मामला गलत भेजा गया है मुझे, तो वो भी असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट को ऐसा मामला प्रेषित कर सकेगा। दोनों चीज़ें हो गई। थर्ड कहता है, जब हाई कोर्ट के सामने उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में यदि न्यायालय जिलाधीश का अधीनस्थ कोई राजस्व न्यायालय हो, यदि न्यायालय कैसा हो, जिलाधीश का अधीनस्थ, कलेक्टर का जो सबऑर्डिनेट कोई रेवेन्यू कोर्ट हो, तो कोई भी निर्देश इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अंतर्गत जिलाधीश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना नहीं किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जहाँ कोर्ट कैसी हो, कलेक्टर के अंडर कोई सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट हो, उसके संबंध में जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेने से पहले जिलाधीश जो है, यानी कि कलेक्टर जो है, उसकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वो डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? जो भी इस धारा से पहले के जो भी प्रावधान थे उन सबका ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद निर्देश हेतु इस प्रकार प्रेषण किए जाने पर उच्च न्यायालय उक्त न्यायालय को या तो मामले में आगे कार्यवाही करने का या उक्त वाद, प्रार्थना पत्र या अपील को ऐसे अन्य न्यायालय में जिसे वह उक्त मामले पर विचार करने के लिए सक्षम घोषित करे, प्रस्तुत करने के लिए लौटा देने का आदेश देगा। यानी कि फिर हाईकोर्ट क्या करेगी, फिर हाईकोर्ट उस मामले को उस कोर्ट को कहेगी कि भाई, या तो उस कोर्ट को कहेगी कि एक तो ऑप्शन ये है हाईकोर्ट का, या तो वो कहे, हाईकोर्ट ये कह सकता है कि आप इस मामले में कार्यवाही करो, आपको जुरिसडिक्शन है, या फिर ये डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, अधिकारिता नहीं है, तो उसको ये कहे कि भाई अब आप इस मामले को जिस कोर्ट को अधिकारिता है, जो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है, आप उसको सौंप दीजिए, तो वो उसको सौंप दिया जाएगा। उच्च न्यायालय, अच्छा देखिए, इस मामले में
जुरिस्डिक्शन का जो डिसीज़न करना है बच्चों, इस मामले में उच्च न्यायालय का जो डिसीज़न होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा, अंतिम होगा, और उन समस्त न्यायालयों द्वारा मान्य होगा जो उच्च न्यायालय या बोर्ड के अधीनस्थ हो, जो ऐसे सारे न्यायालयों द्वारा मान्य होगा जो हाई कोर्ट के अंडर है या रेवेन्यू बोर्ड के अधीनस्थ है। समझ में आ गई बेटा बात? तो इस तरह से 243 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कर रहा था, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक भी था, हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि हम लैंड लॉस की क्लास ले रहे हैं, लैंड लॉस को पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ